हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि EMRS वैकेंसीज जो निकली हुई हैं उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनका सिलेबस क्या है। हम बात करेंगे यहाँ पे पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस की, क्योंकि इसमें पीजीटी मैथमेटिक्स का नोटिफिकेशन है और प्रिंसिपल और अदर पोस्ट के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है और इस समय फॉर्म फिलिंग चल रही है। आज हम बात करेंगे पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। उससे पहले एक मोटा मोटा रिव्यू लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है। तो देखते हैं हमें पहले इसमें टाइम कितना मिलेगा। हम बात करते हैं टाइम की। टाइम मिलेगा हमको 180 मिनट, पूरे 3 घंटे मिलेंगे। और क्वेश्चंस कितने होंगे? क्वेश्चंस हमारे 150 आएंगे और इन 150 को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। वो कैसे कैसे कि 130 क्वेश्चन जो हैं अलग हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं अलग हैं। तो 20 क्वेश्चन को उन्होंने कह रखा है लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, मतलब इसके अंदर आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी के और इंग्लिश के। 10 क्वेश्चन जो हैं हिंदी के होंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा रखी है इसमें। शर्त ये है कि आपको लैंग्वेज में 40% लाना कंपलसरी है, और भी ईच लैंग्वेज में। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली एनवीएस का पेपर हुआ था, तो नवोदय विद्यालय समिति ने भी सेम यही किया था कि उन्होंने लैंग्वेज में सेपरेटली पास होना कंपलसरी था और पासिंग मार्क्स उन्होंने लगा के रखे थे 40%। तो हमें कंपलसरी है 40% लाना ईच लैंग्वेज में। मतलब क्या हुआ हमारा, हिंदी में भी हमको 10 का 40% कितना हो गया, 4। तो और इंग्लिश में भी हमें 4 लाना कंपलसरी है सेपरेटली, हिंदी में भी 4 और इंग्लिश में भी 4। अब बाकी बात करते हैं ये 130 क्वेश्चन की। इन 130 क्वेश्चन को भी 2 भागों में बांटा है। कैसे बांटा है? तो उन्होंने कह दिया कि आपके जो 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का, इसके बारे में अभी बात करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं 50 मार्क्स की। तो ये 50 मार्क्स जो हैं ये आएंगे, आपका जनरल पेपर होगा एक। तो पार्ट ए है हमारा, जनरल पेपर है। तो इन्होंने इन 50 क्वेश्चंस को भी डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में किया है? तो इन्होंने इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वो कैसे किया है कि पहला पार्ट होगा हमारा, वो होगा हमारा जीए का। जीए के कितने क्वेश्चंस होंगे? 10 क्वेश्चंस होंगे। और रीजनिंग के हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे। और साथ ही साथ कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के हमारे 10 क्वेश्चंस होंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो इन्होंने कहा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं इन 80 क्वेश्चंस की। तो इन 80 क्वेश्चंस को भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो वो कैसे किया है? तो इन्होंने एक पहला पार्ट तो कह दिया है कि 70 क्वेश्चंस होंगे हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, मीन्स आप जिस भी सब्जेक्ट के पीजीटी एग्ज़ाम देंगे उसके होंगे। और 5 क्वेश्चंस हमारे एनईपी के होंगे और 5 क्वेश्चंस हमारे केस स्टडी होगी, जो हम लोगों ने बीएड में की है। कह सकते हैं उनको सब्जेक्टिव पेडागोजी के 5 क्वेश्चंस होंगे। ये है इस मोटा मोटा रिव्यू। और साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1/4 इसमें माइनस मार्किंग दे रखी है। इसकी 1/4 माइनस मार्किंग है। और ये था इनके क्वेश्चंस का डिवीजन। और एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, वो है कि इसमें हमारे जो फाइनल सिलेक्शन होना है, सिर्फ और सिर्फ जो एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन नहीं है, एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन है, पेन पेपर पे होगा। और इस एग्ज़ाम में आप जितना परफॉर्म करेंगे वही आपकी मेरिट होगी। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई रेशियो नहीं है किसी भी टाइप का। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से अच्छा इसमें परफॉर्म करेंगे, इसलिए तैयारी करके रखें। तो ये हो गया इसका संक्षेप में एक छोटा सा रिव्यू। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। मेरा मेन मकसद है इस वीडियो में आपको पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस से परिचित कराना, और साथ ही साथ जो जीएस का पार्ट है, उस जीएस के पार्ट में क्या क्या चीज़ आ रही हैं वो आपको परिचित करा सकूँ उन चीज़ों से क्या है। तो ठीक है, हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। आते हैं हम इसके सिलेबस पे। जनरल सिलेबस में देखते हैं क्या क्या है। तो इन्होंने जनरल अवेयरनेस में दे रखा है कि जनरल नॉलेज होगी, जितना भी जनरल नॉलेज का पार्ट आप देखते हैं सब सेम ही रहता है। करंट अफेयर आएगी साथ में, और साथ में जो है स्पेशल एम्फेसिस ऑफ फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं उससे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में ये लोग पूछेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो रीजनिंग में इन्होंने वही कहा कि पजल आएगा। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा एफिशिएंसी स्टेटमेंट,
जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कथन निष्कर्ष जिन्हें कहते हैं, वो आएगा। इनइक्वलिटी है, ब्लड रिलेशन भी है दे रखा है इसमें, सीक्वेंस एंड सीरीज है, बहुत सारी सीरीज देती हैं, असर्टन एंड रीजन और वेन डायग्राम, ये इसका सिलेबस है। ऐसे ही नॉलेज ऑफ आईसीटी का देखते हैं, तो नॉलेज ऑफ आईसीटी में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ है। जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम की जो बेसिक नॉलेज होती है वो तो होनी ही चाहिए। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन सी हैं, एमएस ऑफिस के बारे में, ये शॉर्ट की जिससे पूछी जाती हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट आगे लिख रखा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर देना कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। और स्पेशल एमएस वर्ड में और एमएस ऑफिस में, जो कि इसके शॉर्टकट जैसे कि हमारी फंक्शन कीज होती हैं उसके बारे में ये लोग पूछ लिया करते हैं डायरेक्ट। आगे बात करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या है, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वही जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितना भी कुछ होता है वही सब कुछ इन्होंने दे रखा है, जो कि हम सी टेट वगैरह यूपी टेट में पढ़ते हैं। और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने केवीएस दिए होंगे। केवीएस में तो इतनी ज़्यादा हार्ड साइकोलॉजी पूछी गई थी, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछ रहे हैं, टीचिंग एड्स के बारे में पूछ रहे हैं, एंड एवोल्यूशन सिस्टम्स। और मैंने आपको बताया था कि जो 80 में से 5 नंबर उसके थे एनईपी के, इन्होंने लिख रखा है कि एनईपी के बारे में पूछेंगे। और साथ ही में 5 नंबर की इन्होंने पूछ रखी था एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी। अब हम बात करते हैं इसके हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। पहले बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में इन्होंने कहा है कि वर्ब टेंस आएंगे, कि वर्ब आएंगी, टेंसेस आएंगे, और वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, जितना भी जो सिंपल होता है नॉर्मल पूछते हैं, आर्टिकल्स है, कंप्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, और एक पैसेज भी आएगा इसमें, और सेंटेंसेस में जो एरर करेक्शन होते हैं एरर करेक्शन पूछे जाएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट किया जाएगा, अनसीन पैसेज भी आएगा, एंड वोकाबुलरी आएगी, इडियम्स, एंटोनियम, सिनोनियम्स, तो ये हर किसी एग्जाम में आते ही आते हैं। ऐसे ही सेम हिंदी में संधि आएगी, समास आएंगे, विलोम आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, सामान्य शुद्धियाँ होती हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पूछेंगे, और साथ में अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अपठित गद्यांश पे आधारित क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, और इसमें तो गलती होने की संभावना बिल्कुल होती ही नहीं है, तो कोशिश कीजिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये 20 मार्क्स आएंगे हमारे, 10 मार्क्स हिंदी के और 10 मार्क्स इंग्लिश के, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनके मार्क्स आपके मेरिट में जोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप इसमें फेल हो गए तो फिर आपका आगे का पोर्शन चेक नहीं होगा। आपको इस पोर्शन को हर हाल में पास करना ही है, मतलब इसके जो 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से आपको 4 लाना कंपलसरी है, अगर आपको अपना पेपर चेक कराना है तो। अब हम बात करते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की, जो है कि हमारा मैथमेटिक्स। तो हम बात करेंगे पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले दे रखा है सेट्स का। तो सेट्स में हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कि सेट्स क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन उनका, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स स्पेशली इंटरवल्स विद नोटेशन। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, वेन डायग्राम भी पूछा जाएगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन बहुत ही कॉमन चीज़ है ये तो, एंड डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये तो हो गया हमारा सेट का। ऐसे रिलेशन एंड फंक्शंस का है, रिलेशन एंड फंक्शंस का सिलेबस उतना ही है जितना हर एक एग्जाम में आप यूपी टीजीटी पीजीटी में पढ़ते हैं, या फिर एनवीएस या केवीएस में पढ़ते हैं, सेम सिलेबस वही है। आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहे हो, शायद आप लोगों ने एनवीएस का एग्जाम दिया हो, तो इनका सिलेबस काफ़ी हद तक एनवीएस से मैच करता है। सेम क्राइटेरिया वही है कि आपको लैंग्वेज में अलग अलग पास होना है, तो इन्होंने पूरा एनवीएस को कॉपी कर रखा है, इसलिए हम इसको सबसे पहले शुरुआत कराएंगे। तो आपका इसमें प्रैक्टिस कराने के लिए जो एनवीएस का अभी पेपर हुआ है उसको लेके आएंगे और आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, उसी से स्टार्ट करना है। आप देख पा रहे होंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का क्या क्या सिलेबस दे रखा है, कि ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतना सारा कुछ इसमें दे रखा है। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स,
बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। मेजरिंग एंगल्स इन रेडियन एंड इन डिग्रीज एंड कन्वर्जन फ्रॉम मेजर टू अनदर, मतलब रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन बनाना है, इतना ही कुछ है इसमें। एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेफिनेशन हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के चक्कर में जो बेसिक चीज़ होती हैं इजी वाली, उन्हें भूल जाते हैं और एग्जाम्स में वही चीज़ उठा के ले आते हैं। हम लोग टफ वाली कर लिया करते हैं लेकिन बेसिक भूल जाया करते हैं, तो वो होता नहीं है। आइडेंटिटीज पूछ रखी हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या चीज़ हैं, और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डोमेन इंपॉर्टेंट फिर से है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज पूछा है, एंड देयर ग्राफ्स भी पूछे हैं। साथ ही साथ हमसे साइन और कॉस के जो एक्स प्लस माइनस वाई वाले जो फार्मूला हुआ करते थे, उससे रिलेटेड भी इन्होंने पूछे हैं। बहुत ही इजी सिलेबस है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है अगर आपने तैयारी सही मायने में की हुई है। अगर आपने 12 का भी किया हुआ है सही से, तो ये सिलेबस आपको इजी लगेगा। ऐसे ही हम बात करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखते हैं क्या चीज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कहा है इन्होंने नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। स्पेशली जो आयोटा के बारे में उन्होंने पूछा है कि √-1 दैट इज आयोटा टू बी मोटिवेटेड इन एबिलिटी टू सॉल्व सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अर्गन प्लेन्स। इतना ही है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। लीनियर इनइक्वलिटीज आएंगी, लेस देन ग्रेटर देन जो भी हैं। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी पूछा है। अब हम बात करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कि परमुटेशन में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, उसकी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर एनपीआर एंड एनसीआर, ये तो हर कोई जानता होगा, इसमें कोई ज़्यादा टफ तो नहीं है। एंड देयर कनेक्शंस, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में यूज करते हैं, तो उसको भी याद करना होगा। और सिंपल एप्लीकेशंस, मतलब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड ये लोग क्या पूछेंगे, तो उन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसका, जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछेंगे। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल्स, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पास्कल, जो पास्कल रूल है वो पूछेंगे। ट्रायंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें हम, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, सीक्वेंस और सीरीज में कुछ खास इन्होंने नहीं है, वही ये सीक्वेंस एंड सीरीज जो है, कौन सी सीक्वेंस शायद एक्स्ट्रा पूछ लें तो पूछ लें, वरना वही एपी और जीपी यही पूछेंगे। इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है इसमें कि एपी क्या है, जीपी क्या है, उनके एनर टर्म्स क्या होंगे, उनके मीन्स क्या होंगे, अर्थमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है। यहाँ तक कि इन्होंने हार्मोनिक मीन के बारे में तो इसमें पूछा ही नहीं है। जो हार्मोनिक सीरीज थी वो इन्होंने छोड़ दी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने एक चीज़ पूछी है कि ये रिलेशन बिटवीन द ए एम एंड जी एम, कि ए एम और जी एम के बीच में रिलेशन क्या होता है। जो आप पढ़ते हैं G² = AH होता है, कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर एक होगा अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस के बारे में, कि स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पूछा है इन्होंने। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पूछा है। देखा जाए तो बहुत ही ईजी है। क्या है कि स्लोप ऑफ अ लाइन, हर कोई जानता है स्लोप ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंगल बिटवीन द टू लाइंस आपने पढ़ा है तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अगर आपने ये सही से पढ़ा है तो एंगल बिटवीन द लाइंस बड़े आराम से निकाला जा सकता है। इन वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, जैसे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ सकते हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में पूछा है कि पैरेलल लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस, और पॉइंट और स्लोप फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि x/a + y/a = 1 जो होती है। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी भी बिंदु की एक लाइन है, एक रेखा है, उससे दूरी पूछी है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में उन्होंने क्या दे रखा है, तो सेक्शन ऑफ अ कोन, कोन के बारे में आपको मोटा मोटा पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला,
a point, a straight line and a pair of intersecting lines as a degenerated case of conic section। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ के पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्किल ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है कि अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज ए डिजनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन, बस यह इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है ये। एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। पैराबोला के बारे में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड नहीं है। जो 4 पैराबोला की मेन इक्वेशंस देखते हैं हम स्टैंडर्ड, उसके बारे में ये लोग पूछ रहे हैं। इलिप्स एंड हाइपरबोला के बारे में भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। पूरे ही सिलेबस में इन्होंने एक चीज़ इसमें कह रखी है कि कोनिक सेक्शन से जितना भी कुछ पूछेंगे सारा का सारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से होगा। जैसे अगर पैराबोला पूछ रहे हैं तो पैराबोला भी स्टैंडर्ड फॉर्म का होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म हो। हम इसमें आगे बात करते हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ये काफ़ी लोगों को टफ लगती है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं। कह रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3 डायमेंशनल। बहुत ही ईजी है, हर कोई जानता होगा इनके बारे में। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बस इतना ही इन्होंने इसमें पूछा है। अब हम बात करते हैं लिमिट और डेरिवेटिव्स के बारे में। तो इसका सिलेबस देखते हैं तो इसके सिलेबस में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वही रेट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। और लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड रेशनल नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होगी वो भी पूछ रहे हैं। और कह रहे हैं जैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव जो है रेट को रिप्रेजेंट करता है और स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने कहा है कि डेरिवेटिव रिलेट इट स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू ऑफ अ कर्व। किसी भी कर्व का टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो भी तो एक डेरिवेटिव ही होता है, दोनों ही सेम होते हैं। तो इन्होंने बस इसको शब्दों में घुमा के फिरा के लिख दिया। कुछ अलग समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ अलग है नहीं, सेम ही है। डेरिवेटिव ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्यूसेंट ऑफ ए ग्रुप, ये तो बहुत टाइम से हम करते हुए आ रहे हैं। हाई स्कूल से हमें सिखाना शुरू कर दिया करती हैं ये चीज़ें। डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स में क्या है? तो स्टैटिक्स में देख रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये सिर्फ डराने के लिए है। मेन तो वही है कि हमारा रेंज, मीन, मीडियन, मोड क्या है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन। साथ साथ में एक चीज़ है ग्रुप और अनग्रुप डाटा के इस बारे में पूछा है कि जो मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकलवाए जाएंगे वो ग्रुप और अनग्रुप दोनों ही डाटा के हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी के बारे में जितना सब कुछ पढ़ाया करते हैं लोग बस वही आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जितना 12 लेवल तक है कि बेस थ्योरम है और एंड क्या होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर वाली कंडीशंस जो इन्होंने दे रखी हैं कि ए और नॉट बी, इसी टाइप की जो जितना भी हम 12 क्लास में पढ़ते हैं बस उतना ही लेवल है इसका, और ज़्यादा नहीं है। अब हम इसमें बात करते हैं आगे। तो हम देखते हैं क्या कि रिलेशन एंड फंक्शंस वापस से लिख दिया। हो सकता है शायद ये पहले लिखना भूल गए हों कि टाइप ऑफ रिलेशंस जो आते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो होते हैं, और इक्विवेलेंस रिलेशन, और वन वन मैपिंग जो होती है, या वन वन मैनी वन, वन वन ऑन टू एंड इनटू जो मैपिंग्स होती हैं उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। आगे बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो इन्होंने अब इसके बारे में बोल रहे हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसका भी दे रखा है कि डेफिनेशन क्या होती है, रेंज और डोमेन पूछेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती हैं। ये तो ट्रेंडिंग है एग्जाम में, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालवाना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल एग्जाम में। ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पूछ रहे हैं, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस में आज तक मैंने जितना भी देखा है, जितना हम 12 लेवल तक पढ़ते हैं बस उससे थोड़ा सा ऊपर जाके, जैसे कि केले हैमिल्टन थ्योरम है, जैसे वीडियोस में बहुत सारे बना चुका हूँ, बस वही चीज़ पूछी जाती है और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। देखते हैं क्या क्या है इसमें। कॉन्सेप्ट क्या है, नोटेशन कैसे नोट करते हैं, ऑर्डर, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन टाइप के जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड।
और कोई भी मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव होती है, एंटी कम्यूटेटिव होती है, उस बारे में ये पूछेंगे। साथ साथ में इन्होंने एक चीज़ कहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स रेस्ट्रिक्ट टू द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स से पूछे जाएंगे, वो भी 3x3 की नहीं, 2x2 की। कितना इजी कर दिया इन्होंने। अगर 3x3 का हम लोग करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम 2x2 का ही पूछेंगे, और अच्छी बात है। आगे इन्होंने पूछा है कि इन्वर्सिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं एंड प्रूफ इन यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, क्योंकि जो इनवर्स किसी भी एलिमेंट का देखते हैं या फिर मैट्रिक्स का ही देखते हैं यूनिक होता है। तो डिटरमिनेंट्स के बारे में इन्होंने पूछा है कि डिटरमिनेंट क्या है, कोई 3x3 का डिटरमिनेंट है। माइनर को फैक्टर्स निकलवाने के लिए एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट से, बहुत ही इजी हो जाता है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी पूछी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाई एग्जांपल, ये तो आना ही था। और कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट्स का जो यूज़ करना है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल हैविंग यूनिक सोल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी उन्होंने क्या दे रखा है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन दे रखा है। चेन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, निकल लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस के बारे में पूछा है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग वर्ड्स दे देते हैं इतने हैवी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, सिंपल कहना चाह रहे हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पूछ रहे हैं। इतने मोटे मोटे वर्ड लग दिया करते हैं जिससे कि कैंडिडेट को लगता है कि कितना हैवी या फिर कितना टफ सिलेबस है। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, कोई बड़ी बात नहीं है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में आप जिस लेवल पर हैं वहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म जो है कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, थोड़े बहुत सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पूछ लेंगे, वरना ये लोग जो है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही पूछेंगे। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या पूछ रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज फाइंड आउट करने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम मिनिमा बहुत ही ट्रेंडिंग रहता है। किसी भी एग्जाम में देखो आप, एनडीए उठा लो, यूपी टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस कोई भी उठा लो, वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ट्रेंडिंग रहता है ये हमेशा ही। सिंपल सिलेबस दे रखा है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें इतना ज़्यादा, ना इतना ज़्यादा कुछ देखने लायक है। अब हम बात करते हैं कैलकुलस के मेजर पोर्शन इंटीग्रल्स के बारे में। इंटीग्रल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है, और डिफरेंशिएशन जो होता है इंटीग्रेशन का इनवर्स होता है। आगे इन्होंने कहा है कि इंटीग्रेशन जो करते थे हम सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो पूछा है। और पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, साथ ही साथ इन्होंने सिंपल इंटीग्रल के बारे में भी पूछा है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैम, जैसे कि ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर जो कंडीशन बनती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं। डायरेक्ट फार्मूला होता है इनका, इसका भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला है। इसको फाइंड आउट करते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लीजिए, इसे हो जाएगा। ऐसे ये पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म जो कि ट्रेंडिंग रहती है, काफ़ी क्वेश्चन है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ गया तो 2 मिनट चला जाता है, लेकिन इसको शॉर्ट में करते हैं तो लगभग हमारा 1 मिनट तब भी आ जाता है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे फार्मूले हैं, ये भी फार्मूला है। ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो जाएगा, या फिर यहाँ से कॉमन लेके कर लेते हैं हम। सेम ये भी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल एंड एवोल्यूशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या पूछा है, तो मेन रहता है कि इसका एरिया अंडर द कर्व पूछते हैं। इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी बार मैंने आपको देखे हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है
कि इन्होंने एक वर्ड लिख दिया है जिससे कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा राहत वाली बात है। वो है कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। जो पैराबोला, लाइन, सर्कल्स, इलिप्स दे रखे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पूछे जाएंगे और उन्हीं के अंडर का जो एरिया जैसा भी कहा होगा क्वेश्चन में, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना होगा, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में उन्होंने क्या क्या पूछा है। सबसे पहले तो उन्होंने डेफिनेशन पूछी है, ऑर्डर एंड डिग्री पूछी है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछे हैं ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का पूछा है, इससे ज़्यादा का इन्होंने नहीं। और कुछ टाइप्स दे रखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की जो है, जिसमें सी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। और इन्होंने इसको उल्टा भी कर दिया है, जैसे ऊपर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू दे रखा था, तो इन्होंने इसको उल्टा कर दिया कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस और कांस्टेंट। बात करते हैं वेक्टर में, तो वेक्टर में उन्होंने क्या कहा है कि वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, डी आर एंड डीसीज पूछे हैं। टाइप ऑफ वेक्टर्स पूछे हैं, जैसे यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर होंगे, या पोजीशन वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, एडिशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर पोजीशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगी, डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ रेशियो, इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आजकल ट्रेंडिंग है। मतलब हमारे पास कोई पॉइंट है, वो किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो वो किस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड करेगा, ये पूछा है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट भी है, बस इसमें इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बात करते हैं हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में इन्होंने क्या पूछा है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में इन्होंने सेम वही है कि डीसीज एंड डी आर पूछे हैं ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल हो और ना ही किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। शॉर्टन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एन एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा है। इन्होंने एक चीज़ हम नोट करते हैं, ना तो इन्होंने स्फीयर के बारे में बात की है, ना ही इन्होंने प्लेन के बारे में बात की है, सिर्फ और सिर्फ लाइंस के बारे में ही बात की है। सिर्फ और सिर्फ लाइन ही आना है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। एक चीज़ शायद इन्होंने नोट नहीं की है, या फिर हो सकता है वो हिडन हो, इमेज ऑफ अ पॉइंट आजकल ट्रेंडिंग में है, कि किसी भी पॉइंट का इमेज फाइंड आउट कराते हैं किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में। प्रोबेबिलिटी, जिसके बारे में ऊपर बता ही चुका था आपको कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेस थ्योरम क्या है, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में पूछ रहे हैं। और मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, देखने में सिलेबस काफ़ी लेंथी है, इन्होंने डिटेल में दे रखा है, एक एक पॉइंट्स और एक एक यूनिट्स को इन्होंने अलग अलग ही बता रखा है, बहुत ही बढ़िया सिलेबस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जो कि संबंधित होगा EMRS PGT मैथमेटिक्स की तैयारी से संबंधित। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।